नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात में आज अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध शुरू हो गया। टीटीपी आतंकियों पर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कभी भी जंग हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज के घुसने पर चीन भड़क गया और धर्म की आड़ में भगोड़े अमृतपाल की अय्याशी और अपराध का पर्दाफाश हो गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ सकती है और उनकी जंग के बहाने ईरान और इजरायल भी एक दूसरे से दुश्मनी निकाल सकते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आर्मेनिया की सेना की गाड़ियां अजरबैजान के बॉर्डर के पास जाती दिख रही हैं। कुछ वक्त पहले ही अजरबैजान की सेना की सैकड़ों गाड़ियों को भी आर्मेनिया के बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा गया था। माना जा रहा है कि अजरबैजान से निपटने के लिए ही आर्मेनिया ने अपनी सीमा की किलेबंदी शुरू कर दी है। ऊपर से जब से यह महीना शुरू हुआ है, दोनों तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा विशेषज्ञ तक डरे हुए हैं। जरा सी चिंगारी एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध की आग भड़का सकती है और पूरी दुनिया आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वैसी ही लड़ाई देख सकती है जैसी 2020 में देखी थी। 6 हफ्ते तक चली उस जंग में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर रूस ने शांति समझौता करवाकर जैसे तैसे उस युद्ध को रुकवा दिया था। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के मन में एक दूसरे के लिए नफरत इतनी है कि जमीन पर शांति कभी आई ही नहीं। पिछले साल सितंबर में दोनों फिर भिड़ गए और फिर करीब 300 लोग मारे गए। फिर शांति समझौता हुआ, लेकिन बात वही हो गई, ढाक के 3 पात। इसी वजह से पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हैं। डर यह है कि अब की बार अगर आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आए तो दुश्मनी की आग में शायद न कोई हद देखेंगे और न किसी का लिहाज करेंगे। और हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से उनका वजूद ही मिट जाए, क्योंकि एक बार को आर्मेनिया और अजरबैजान तो फिर भी अपने कदम पीछे खींच लेंगे, लेकिन उनके पीछे ईरान और इजराइल जैसे दो ऐसे कट्टर दुश्मन खड़े हैं जो एक दूसरे का खून पीने के लिए बेताब हैं। और आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में कूदकर ईरान और इजराइल एक दूसरे से हिसाब बराबर कर सकते हैं। इस जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का पड़ोसी ईरान आर्मेनिया की सीमा की रक्षा की कसम खाए बैठा है। वहीं कई किलोमीटर दूर बैठा ईरान का दुश्मन इजराइल अजरबैजान के साथ है। यहाँ तक कि तुर्की भी अजरबैजान का दोस्त है। इजराइल और तुर्की दोनों ही देश अजरबैजान को हथियार देते हैं और इजराइल के हथियारों का दम तो पूरी दुनिया मानती है। वहीं तुर्की भी एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। लेकिन आर्मेनिया के साथ खड़ा ईरान भी कुछ कम नहीं है। आरोप लगता है कि वो परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा है और इजराइल के पास पहले ही परमाणु हथियार है। ऐसे में आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग कोई मामूली जंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। बताया गया कि अजरबैजान ने तो अपनी सेना के ट्रकों, टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को आर्मेनिया के बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया है। उसी के जवाब में एक वीडियो में आर्मेनिया की सेना की गाड़ियां भी बॉर्डर के पास जाती नजर आईं। अजरबैजान के एक्शन पर आर्मेनिया का दोस्त ईरान भी आग बबूला है। उसके यहाँ तो लोग सोशल मीडिया पर अजरबैजान को धमकी देते वीडियो शेयर कर रहे हैं। इनमें एक वीडियो में पहले एक बाज नजर आया और फिर कई ड्रोन उड़ते दिखे। आर्मेनिया और अजरबैजान में नगोर्नो कराबाख इलाके के लिए 1990 के दशक से विवाद है और नगोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। यही सारे फसाद की जड़ है। लेकिन इस बार आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के इस विवाद में एक नए नाम की एंट्री हुई है, ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर। ज़ेंगिज़ुर दक्षिणी आर्मेनिया में है, लेकिन पिछली सदी तक वो अजरबैजान का हिस्सा हुआ करता था। ज़ेंगिज़ुर दोनों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ है। ज़ेंगिज़ुर के पूर्व में अजरबैजान का मुख्य हिस्सा है और ज़ेंगिज़ुर के पश्चिम में अजरबैजान का नक्शवान। बात यह है कि अजरबैजान अपनी राजधानी बाकू से सड़कों और ट्रेनों से ज़ेंगिज़ुर को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाना चाहता है जो आगे तुर्की के पूर्व में कार्स प्रांत तक जाएगा। ज़ेंगिज़ुर के पास ही ईरान का बॉर्डर भी लगता है। यानी ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर से अजरबैजान की ईरान, आर्मेनिया और नक्शवान तक पहुंच हो जाएगी। इसलिए आर्मेनिया और ईरान को परेशानी यह है कि ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर के जरिए अजरबैजान कल को जंग छिड़ने पर उन दोनों पर टूट सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। खबर के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर यह धमकी दी कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए अगर एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमला बोल देगा। और दावा है कि इजराइल ने हमले की अपनी तैयारी के बारे में अमेरिका और यूरोप के देशों को भी बता दिया। साथ ही उसने ये भी बता दिया कि वक्त बीतने के साथ ही ईरान की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। इसी वजह से इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया कि अब ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उसकी वायुसेना ने ईरान पर हमले के लिए कमर कस ली है। खबर के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका से 4 KC-46 विमान जल्द भेजने की मांग की है। KC-46 लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भरने के काम आता है
और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलना होता है। इजरायल ने हवा में ईंधन भरने वाले ऐसे 4 विमान पिछले साल अमेरिका से खरीदे थे और अब वो अमेरिका से उन्हीं विमानों को जल्द इजरायल भेजने की अपील कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसके फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसकर उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे और ईरान पर वार करके उसे ये बताएंगे कि परमाणु बम बनाने का सपना उसकी तबाही ला सकता है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ये साफ कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने में जुटा हुआ है, यानी उसे इजरायल की धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है और इसी बात से इजरायल का पारा चढ़ रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके निशाने पर सबसे पहले इजरायल ही होगा। और इसी वजह से इजरायल पहले ही हमला बोलकर ईरान के बढ़ते खतरे को जड़ से मिटाना चाहता है, क्योंकि हाल ही में यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आई एक रिपोर्ट ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया, जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। मतलब ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसकी तैयारी उसने 2018 में उसी वक्त शुरू कर दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। दावा है कि डील टूटने के बाद ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा रहा। इसी वजह से अब इजरायल ये धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर हमला बोलकर उसके परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर देगा। इधर दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, जिससे अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो शहर की धरती कांप गई। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी, और इन नावों को भी ड्रोन की तरह ही दूर से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी बारूद से भरी ये नावें पानी में चलने वाले ड्रोन ही थे, जिनकी मदद से सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को बर्बाद करने का प्लान था। लेकिन रूस ने आसमानी ड्रोन की तरह बारूद से भरी नावों को भी हमला करके तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दावा है कि इस बार यूक्रेन ने आसमान में उड़ने वाले 9 ड्रोन और पानी पर चलने वाले नाव जैसे 7 ड्रोन भेजे, जिन्हें क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाना था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है, और इसी नेवल बेस पर पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह रूस के इस नेवल बेस को तबाह करना चाहता है, जिससे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुतिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा इतनी सख्त रखते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खबर के मुताबिक पुतिन खुद 4 दिनों पहले अचानक सेवेस्तोपोल पहुंचे थे और वहां उन्होंने नेवल बेस की सुरक्षा का जायजा लिया था, क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी पिछले साल अक्टूबर में सेवेस्तोपोल नेवल बेस को ड्रोन हमले से दहला दिया गया था। तब दावा किया गया था कि उस हमले में नेवल बेस को काफी नुकसान हुआ था और पुतिन नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। इसीलिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
क्योंकि पुतिन को मालूम है कि काला सागर के पास मौजूद नेवल बेस यूक्रेन के निशाने पर है। और उनका ये डर सही भी साबित हुआ। रूस ने दावा किया कि पुतिन के सेवेस्तोपोल से जाने के 4 दिन बाद ही यूक्रेन के ड्रोन ने धावा बोल दिया। हालांकि रूस के मुताबिक इस बार उसका हमला नाकाम कर दिया गया। इधर बिहार में बिजली महंगी हो गई। बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीईआरसी यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दाम 24% बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बिजली करीब 2 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। उधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी भी आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी घुस सकते हैं, और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। उस वीडियो में अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त करता दिखाई दिया। उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक जवान तैनात नजर आया। आतंकियों को ढेर करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी घुसने की फिराक में है, जिनका सफाया करने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ताक में है। और सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। न्यूज 18 के पास मौजूद उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकी दोनों देशों के बीच मौजूद कटीली बाड़ के पास खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के पास अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। एक तस्वीर में कटीली पहाड़ की दूसरी तरफ एक चौकी भी दिखाई दी, जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के इशारे पर टीटीपी से दूसरे आतंकी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप है कि टीटीपी के आतंकियों को तालिबान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि पेशावर मस्जिद को उड़ाने के लिए टीटीपी ने 2 आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान न केवल टीटीपी को शह दे रहा है, बल्कि उसके आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसीलिए उसने बॉर्डर पर टीटीपी के आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस बीच पश्तून समुदाय के से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीटीपी ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तालिबान के पैरों में गिर गई थी, और उस दौरान टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की शर्त पर तालिबान ने उसे रोकने की हामी भरी थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा था कि शहबाज शरीफ ने तालिबान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया और जिनीवा में हुई यूएन की एक बैठक में यह दावा किया कि टीटीपी के आतंकियों को शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बसाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हालांकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आतंकियों को पालता है। पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते के तहत शहबाज शरीफ सरकार टीटीपी के 44,000 आतंकियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने की तैयारी में है, जिसका पता चलते ही पश्तून संरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि टीटीपी के हमलों से डरकर ही पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ ये समझौता किया। इधर बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। राजस्थान में सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव, बिहार में सम्राट चौधरी और ओडिशा में मनमोहन सामल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक और बड़ी धमकी दे दी। रूस के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा और वो उस देश की ईंट से ईंट बजा देगा जहां पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का मतलब रूस से जंग का ऐलान होगा।
यानी रूस उस देश के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने तो ये चेतावनी भी दे दी कि रूस के घातक हथियार ऐसे किसी भी देश को मिट्टी में मिला देंगे। दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अगर पुतिन को वहां गिरफ्तार किया गया तो उसकी संसद को उड़ा दिया जाएगा। इससे 2 रोज पहले भी उन्होंने हॉलैंड के द हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्यालय पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन के आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इसी आरोप के बाद पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिससे भड़के दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी थी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिमित्री मेदवेदेव की धमकी पर चिंता जताई, जबकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके अधिकारियों में खलबली मच गई है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन पर भी युद्ध अपराध के आरोप न लग जाएं। और इसी वजह से पुतिन के अधिकारियों में दहशत है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के अधिकारियों की निजी चैट लीक होने से इस बात का पता चला। दावा है कि निजी बातचीत सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि रूसी अधिकारी खौफ से भरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें भी युद्ध अपराध का आरोपी न बना दिया जाए। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को पूरी तरह से नकार चुका है और साफ कर चुका है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश भी पुतिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आतंकियों से सांठगांठ के मामले में की गई, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में होने का आरोप लगा। एनआईए को शक है कि आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर छापे मारे। उधर काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाने वाले रूसी पायलटों ने इस घटना की पूरी कहानी बताई। काला सागर के ऊपर 14 मार्च को पहली बार अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हुई थी और रूस के सुखोई विमानों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गश्त कर रहे उसके ड्रोन पर मिसाइलों से हमला कर उसे काला सागर में गिरा दिया, लेकिन रूस के सुखोई विमानों को उड़ाने वाले पायलटों ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन क्राइमिया की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, जिसे रूस अपना हिस्सा मानता है, और उसे वहां से खदेड़ने के लिए ही रूस के 2 सुखोई विमानों को रवाना किया गया, जिन्होंने सीधे जाकर काला सागर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिका के ड्रोन का रास्ता रोक दिया। हालांकि रूस का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान न तो उसने अमेरिकी ड्रोन पर कोई हमला किया और न ही टक्कर मारी, बल्कि उसने खुफिया जानकारी जुटाने के इरादे से क्राइमिया तक पहुंचे अमेरिकी ड्रोन के बहुत करीब तक अपना सुखोई विमान पहुंचा दिया, जिसने MQ-9 रीपर ड्रोन के करीब पहुंचकर हवा में ऊपर की तरफ उड़ान भरी। पायलट ने दावा किया कि उसे न तो ड्रोन पर हमले की इजाजत थी और न ही उसे टक्कर मारकर गिराने की, क्योंकि रूस को आशंका थी कि ये एक तरह का आत्मघाती ड्रोन भी हो सकता है। यानी अगर इससे रूस का सुखोई टकराता तो ये धमाके के साथ उसे भी बर्बाद कर सकता था। इसलिए सुखोई विमान को सिर्फ उसे डराकर खदेड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि अमेरिका के एक पूर्व जनरल का दावा है कि भले ही रूस का इरादा ड्रोन को टक्कर मारने का न हो, पर उससे अनजाने में ये हो गया और ड्रोन समंदर में जा गिरा। अमेरिकी जनरल ने आरोप लगाया कि पायलट ने जब सुखोई को ऊपर की तरफ मोड़ा तो उसका पिछला हिस्सा अमेरिकी ड्रोन से टकराया और वो काला सागर में जा गिरा। हालांकि अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उसने इस नुकसान के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उससे इसकी भरपाई की मांग की है। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने जिस मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया था उसे तोड़ दिया गया। मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद यह मजार समुद्र के बीच बनाई गई थी, जिस पर MNS नेता राज ठाकरे ने एक दिन पहले आपत्ति जताई थी। दावा है कि इसी के बाद उस मजार की जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तोड़ने के आदेश दे दिया गया। वही समुद्री इलाका है माहिम का, जिस तरफ ये मजार जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आया। वहीं इसे तोड़ने के लिए BMC ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल टीम का गठन भी किया। बताया गया कि मजार तोड़ने की कार्रवाई में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान माहिम इलाके की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। उधर अमेरिका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। अमेरिका के डेनवर में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ के 2 सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि इस घटना को उन्हीं के स्कूल के एक छात्र ने अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक छात्र ने स्टाफ के सदस्यों को उस वक्त अपना निशाना बनाया जब सेफ्टी प्लान के तहत सभी छात्रों की तलाशी ली जा रही थी,
इस बीच तुर्की ने ऐलान किया कि वो इराक में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा। ये घोषणा इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाउल सुडानी के तुर्की दौरे पर हुई, क्योंकि उनका तुर्की जाने का मकसद ही इराक में पानी की परेशानी दूर करना था, जिसमें सुडानी कुछ हद तक कामयाब भी हुए। क्योंकि तुर्की ने ऐलान किया कि वो टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी की किल्लत कम होगी। एर्दोआन ने यह फैसला ऐसे समय किया जब इराक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वैसे वहां सूखा पड़ना आम बात है, लेकिन जैसे ही तुर्की ने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी इराक जाने से रोका, इराक के लोग प्यास से तड़पने लगे। क्योंकि तुर्की में करीब 80 किलोमीटर तक बहने के बाद ये दोनों नदियां इराक के उत्तरी हिस्से में एंट्री करती हैं और उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। और ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है, जिन्हें मारने के लिए तुर्की बेधड़क होकर उत्तरी इराक में घुस जाता है। वो कभी वहां हवाई हमला करता है तो कभी जमीन से। माना जा रहा है कि इराक में पानी की परेशानी का सीधा कनेक्शन कुर्द लड़ाकों से ही है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी कुर्द लड़ाकों की लाइफलाइन बन चुका है, क्योंकि वो सूखे से परेशान इराक में कुर्द समुदाय की प्यास बुझाता है। यही वजह रही कि सुडानी ने एर्दोआन से इस बारे में बात की, जिसके बाद एर्दोआन का रुख नर्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि तुर्की टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी के लिए मचा हाहाकार कम होगा। इसके अलावा इराक के शहर बसरा से तुर्की की सीमा तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे उस पूरे इलाके में व्यापार आसान हो जाएगा। और तुर्की और इराक के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, क्योंकि तुर्की ने इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया जो इराक का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्योंकि इराक का करीब 90% निर्यात बसरा शहर से ही होता है। बसरा इराक का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के मुहाने पर बसा है, यानी उस जगह पर जहां ये दोनों नदियां समंदर में मिलती हैं। मतलब तुर्की की सीमा से इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जो इराक की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उन दो नदियों से सीधा जुड़ा है, जो इराक के लोगों की प्यास बुझाती हैं। हालांकि तुर्की और इराक के बीच ये समझौता कुर्द लड़ाकों की कीमत पर हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने यह तय किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। मतलब इराक ने तुर्की के साथ मिलकर कुर्द लड़ाकों से लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि इराक के पीएम ने बयान दिया कि तुर्की और इराक की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जबकि वो जानते हैं कि इराक में कुर्द लड़ाकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। उसके एक इलाके को तो कुर्दिस्तान तक कहा जाता है, और वो इलाका इराक में कंदील की पहाड़ियों के नजदीक है और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। कंदील की पहाड़ियां इराक और ईरान की सीमा के नजदीक फैली हैं और 3000 फीट तक ऊंची होने की वजह से उन पर बैठे कुर्द लड़ाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इराक और तुर्की मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों देशों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि तुर्की ने पानी देने का ऐलान करके इराक पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जिसका बदला चुकाने के लिए इराक कुर्द लड़ाकों की बलि चढ़ा सकता है। इधर बिहार के दरभंगा में हिंदू राष्ट्र का बैनर मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने सड़क पर हिंदू राष्ट्र के बैनर लगा दिए थे, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सड़क पर लगे बैनरों को हटवाया, साथ ही हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर पुतिन ने मॉस्को में तैनात डिफेंस सिस्टमों की ताकत बढ़ाने का फैसला ले लिया। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन को मॉस्को पर मिसाइल हमले का डर सताने लगा है, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को के आसमान को और सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी। दावा है कि पुतिन ने अपनी सेना को मॉस्को में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी जंग में अब रूस पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में रूस के 2 शहरों में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद पुतिन चौकन्ना हो गए। авиация, которая в круглосуточном режиме доставляет грузы и личный состав। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि इसके अलावा रूस अगले कुछ सालों में हथियारों पर बहुत बड़ी रकम भी खर्च करने वाला है, ताकि कोई और देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि सपने में उन्हें भगवान ने दर्शन दिए, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें तेज प्रताप यादव अपने बिस्तर पर लेटे हुए नजर आए। उनका दावा है कि उस दौरान उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने जिस वीडियो को ट्वीट किया उसमें कभी कृष्ण का विराट रूप तो कभी महाभारत का दृश्य दिखाई दिया। वीडियो के आखिर में तेज प्रताप चौंक कर उठते हुए दिखाई दिए। उधर पाकिस्तान को अगले 3 महीने में अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाना होगा। ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी। यानी पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF ने अब तक उसे बेल आउट पैकेज नहीं दिया है।
और अब उसके सिर पर अगले 3 महीने में कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने की मुसीबत आ गई है। ये जानकारी देने वाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव यूं ही नहीं फूले हैं। पाकिस्तान को जून तक जो कर्ज चुकाना है उसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अप्रैल से जून के बीच में 300 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब IMF से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुसीबत दुगनी होने वाली है। उस पर जो कर्ज लदा है उसका ब्याज लगातार बढ़ रहा है, यानी पाकिस्तान को मदद मिल नहीं रही और उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहबाज सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो पहले ही आटे और तेल पर सब्सिडी देकर IMF को नाराज कर चुके हैं। IMF ने इस पर नाराजगी जताते हुए बयान भी दिया था, क्योंकि IMF को लगता है कि सब्सिडी के नाम पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार होगा और गरीब खाली हाथ रह जाएंगे। जबकि शहबाज सरकार ने लोगों को राहत के नाम पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था, लेकिन IMF ने उनकी चाल ही पलट दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलने की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नया बम फोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दो धारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ अगले 3 महीने में उसे 300 करोड़ डॉलर चुकाने हैं और दूसरी ओर उसे कोई भी देश कर्ज नहीं दे रहा। वो बात अलग है कि चीन उसकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। इस बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस में बवंडर ने भारी तबाही मचाई। बवंडर से वहां कई घरों को नुकसान पहुंचा और उसकी चपेट में आकर एक आदमी घायल भी हो गया, जबकि कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऐसा लगा मानो उनको किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बवंडर की मार नहीं सह पाई। जमीन से कई फीट ऊंचा उठा बवंडर बादलों को चीरता दिखाई दिया। ठीक ठाक मौसम में अचानक बवंडर के आने से लॉस एंजलिस के लोग भी हैरत में पड़ गए। राहत की बात यह रही कि बवंडर से किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक आदमी जो घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि उसे कितनी चोटें आईं इसका पता नहीं चल सका। इधर छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसी के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया। और इस कानून के तहत अगर कोई किसी पत्रकार को धमकी देगा या परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंड भी का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका गठन अगले 30 दिन में किया जाएगा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन को अमेरिका से जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, यानी समय से पहले ही जेलेंस्की की मांग अमेरिका पूरी कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने जल्द यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने का दावा किया। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से इस डिफेंस सिस्टम के लिए बाइडेन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर माना जाता है। दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल। ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन अमेरिका से हर हाल में ये एयर डिफेंस सिस्टम पाना चाहता है, क्योंकि इसके मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जेलेंस्की के जवान रूस के हमलों को नाकाम कर पाएंगे, यानी ये यूक्रेन की फौज के लिए किसी कवच की तरह काम आ सकता है। लेकिन अभी यूक्रेन के लिए समस्या यह है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को उसके जवान चलाना नहीं जानते हैं। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन के कई सैनिकों को अमेरिका में इसे चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जैसे ही उन्हें ये एयर डिफेंस सिस्टम मिले वो रूसी सेना के हमलों को पलक झपकते ही नाकाम कर सकें। इधर टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने इस मामले में खुर्रम परवेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और फर्जी NGO की आड़ में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी फंडिंग रैकेट चलाने का आरोप है। एक रोज पहले NIA ने खुर्रम परवेज के सहयोगी इरफान महराज को गिरफ्तार किया था। खुर्रम परवेज देश विरोधी गतिविधियों के लिए 2021 से जेल में था। उधर इजराइल का एक ड्रोन सीरिया में गिर गया, जिसके बाद इजराइल ने एक बयान जारी करके दावा किया कि उसका ड्रोन किसी तरह की जासूसी नहीं कर रहा था। इजराइल की सेना ने अपने ड्रोन के क्रैश हो जाने के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के ड्रोन को सीरिया में मार गिराया गया और इसके पीछे उसका दुश्मन ईरान भी हो सकता है, जिसने सीरिया में बड़े पैमाने पर अपने ठिकाने बना रखे हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि ईरान के ठिकानों में ही लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी छिपे रहते हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी हथियार देने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से इजराइल सीरिया में घुसकर ईरान के ठिकानों पर हमले बोलता है। माना जा रहा है कि उसका ड्रोन सीरिया में मौजूद ऐसे ही ठिकानों की जासूसी करने पहुंचा था जहां उसे ढेर कर दिया गया। हालांकि इजराइल ने अपने बयान में इसकी कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही उसने दावा किया कि ड्रोन सीरिया में कैसे गिरा इसकी जांच जारी है। इस बीच किम जोंग उन की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अपना दम दिखाया, ताकि किम जोंग उन अमेरिका को हल्के में लेने की भूल न करें। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बार दुश्मन को जमीन पर ढेर करने का अभ्यास किया। दोनों देशों के जवानों ने तय किए गए टारगेट पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने मैदान में दुश्मन के हमलों से बचने का भी अभ्यास किया, लेकिन दक्षिण कोरिया का दावा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान ही किम जोंग उन ने कई और मिसाइलें दागी और दिखा दिया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उनकी धमकियों को हल्के में लेने की भूल न करें, क्योंकि किम जोंग उन की लाख चेतावनी के बाद भी अमेरिका ने वही किया जो वो नहीं चाहते थे। और खबर है कि इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। असल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पहले ही किम जोंग उन ने साझा युद्धाभ्यास न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की जो 11 दिनों तक चली। हालांकि जैसे ही ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को डराने के लिए कई मिसाइलें दागी थी, पर उसकी धमकियों का अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों देशों ने तय समय तक सैन्य अभ्यास किया। इधर लगातार 2 दिन की तेजी के बाद हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। और एक दिन पहले जिस उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ था, वो सुबह कारोबार शुरू होते वक्त देखने को नहीं मिला। पूरे दिन शेयर बाजार में हल्के उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। आखिर में कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 290 अंक गिरकर 58,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 90 अंक लुढ़क कर 17,076 पर पहुंच गया। उधर रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी कि पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है, जिसके बाद यूक्रेन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता के मुताबिक रूस यूक्रेन पर भीषण हमले करने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को मदद के लिए आगे आने को कहा, क्योंकि इस जंग में अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना रूस की फौज का मुकाबला करने में कामयाब हुई है। दावा है कि रूस यूक्रेन के कुछ बड़े शहरों पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये जंग लगातार लंबी खिंचती जा रही है। खबर है कि इसीलिए अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र जवाब दे रहा है और वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इसीलिए यूक्रेन को अलर्ट कर दिया, क्योंकि भले ही अब तक जेलेंस्की की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देती आई हो, लेकिन अगर रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया तो उसके लिए उन हमलों से बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद हथियारों की कमी से जूझ रही है। यानी अगर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले करने शुरू किए तो यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर बखमुत में जारी जंग के बीच जेलेंस्की अचानक वहां अपने सैनिकों से मिलने पहुंच गए। रूस का दावा है कि उसने आधे से ज्यादा बखमुत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बेखौफ होकर जेलेंस्की वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस से टक्कर लेने वाले जवानों का सम्मान किया। असल में जेलेंस्की का बखमुत पहुंचना बहुत हिम्मत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बखमुत में आर पार की जंग छिड़ी हुई है और वहां पहुंचकर जेलेंस्की ने न सिर्फ सैनिकों से मुलाकात की, बल्कि सड़कों पर घूमकर लोगों से भी मिले। जेलेंस्की ने इस दौरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बखमुत में अब भी रूस को धूल चटाने के लिए यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो किसी भी कीमत पर पुतिन को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। इसके अलावा वो उन सैनिकों से भी मिले जिन्हें रूस के हमलों की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने डोनेस्क के मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और उन सैनिकों से मुलाकात की जो रूस से टक्कर लेते हुए घायल हो गए थे। ये वो सैनिक हैं जो पिछले कई महीनों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा ले रहे हैं। अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को देखकर कई सैनिक भी हैरान हो गए। कुछ ने तो उठकर जेलेंस्की से मिलने की कोशिश भी की, पर जेलेंस्की ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके अलावा वो एक गैस स्टेशन पर रुककर कॉफी पीते भी नजर आए, जहां उनके साथ फौज के कई सिपाही भी दिखाई दिए। इसके बाद जेलेंस्की वहां मौजूद लोगों से भी मिले, जिनमें कुछ ने अपने राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस बीच रमजान की तारीख पर जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों को आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दे डाली, क्योंकि देश में कहीं भी चांद नहीं दिखने पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 24 मार्च से देश भर में रमजान की शुरुआत का ऐलान कर दिया, जिसका विरोध आतंकी संगठन टीआरएफ ने किया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों नासिरुल इस्लाम, मौलाना गुलाम रसूल हामी और डॉक्टर अब्दुल लतीफ को धमकी दे डाली। उधर लगभग 10 दिन पहले तक सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की कस्में खाने वाले ईरान ने यमन में उसे इतना तगड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 10 मार्च को ही ईरान ने सऊदी अरब से अपने टूटे रिश्ते बहाल करने पर हामी भरी थी, लेकिन एक दिन पहले ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने यमन में हमला कर दिया और यमन के कम से कम 10 सैनिक मारे गए, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। बल्कि इस बार तो हूथी विद्रोहियों ने रमजान का महीना शुरू होते ही यमन की फौज पर हमला बोल दिया, जबकि पिछले साल अप्रैल में रमजान के महीने में ही यमन में युद्ध विराम लागू किया गया था। अक्टूबर तक वो सीज फायर कायम रहा और उसके खत्म होने के बाद भी बीते 6 महीने से यमन में हिंसा काफी कम हो गई थी, लेकिन हूथी विद्रोहियों को शांति रास नहीं आई। इसलिए इस बार रमजान आते ही उन्होंने खून खराबा शुरू करके सारी कसर पूरी कर दी।
और सऊदी अरब को यमन की सेना को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हूथी विद्रोहियों ने ईरान का ऑर्डर न माना हो और ईरान के मना करने के बावजूद यमन की फौज को निशाना बनाया हो, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूथी विद्रोही कुछ भी नहीं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों से यमन में हमला करवाकर सऊदी अरब को धोखा दे दिया। यमन में वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और दोनों सुन्नी मुसलमान देश हैं। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन की सरकार की तरफ से ही हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। वहीं ईरान शिया मुस्लिम है और यमन के हूथी विद्रोही भी। यही वजह है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है और ईरान से मिले उन्हीं हथियारों से हूथी विद्रोही सऊदी अरब और यमन की सरकार से लड़ते हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों में बात बनने के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यमन की जंग थम जाएगी, लेकिन हुआ उसका एकदम उलट। और अब यमन की आग में घी डलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की फौज पर मारिब प्रांत में धावा बोला। और मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं। मारिब प्रांत यमन की राजधानी सना से करीब 200 किलोमीटर पूर्व में है और सना पर 9 साल से हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। बल्कि उत्तरी यमन में हूथी विद्रोहियों का सिक्का चलता है। लेकिन उत्तरी यमन में ही मौजूद मारिब इकलौता वो इलाका है जहां यमन की सरकार का आखिरी गढ़ बचा है। ऊपर से मारिब में तेल के कुओं का भंडार भी है। इसीलिए हूथी विद्रोही लंबे वक्त से मारिब पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। खतरा यह है कि अगर तेल के वो कुएं हूथी विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर यमन को उनके चंगुल से निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। और मारिब पर हमला करके हूथी विद्रोहियों ने दिखा दिया कि उन्हें ईरान और सऊदी अरब की डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला करने के साथ ही हूथी विद्रोहियों की सेना ने बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करके सऊदी अरब को सीधी चेतावनी भी दी और सऊदी अरब के बॉर्डर के पास ही मिलिट्री ड्रिल करके उसे अपनी ताकत दिखाई। तोप, गोले, मिसाइलें, बंदूक, हूथी सरकार की सेना ने अपना हर हथियार आजमाया। इस ड्रिल के जरिए जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ हर तरह के इलाके में दुश्मन से निपटने की प्रैक्टिस की गई और सऊदी अरब को धमकी दी गई कि अगर यमन पर उसके हमले नहीं रुके तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इधर मुंबई में इंडिगो के एक विमान में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विमान के मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही उन दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने शराब पीकर विमान में न सिर्फ हंगामा किया बल्कि क्रू के सदस्यों के साथ भी बदतमीजी की। इंडिगो के जिस विमान में यह घटना हुई उसने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। उधर खबर है कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाला ऑस्ट्रेलिया उसे धोखा देने में लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका की टीम में शामिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चीन से धड़ल्ले से निवेश पाने में लगा है। यानी कहने का मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ वो ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई डील के जरिए परमाणु पनडुब्बी लेना चाहता है और दूसरी तरफ वो चीन से निवेश जुटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को धार देने में भी लगा है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ऑस्ट्रेलिया की ताजा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि पिछले साल की आखिरी तिमाही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया में 440 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो कि उससे पहले की तिमाही से 300% ज्यादा है। चीन वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पर पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में चीन का निवेश कम हो गया था, जिसमें अब फिर उछाल आ गया है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में हजारों टीचर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर राजधानी लापास में जमकर हंगामा किया और इस दौरान वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी टीचर और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, लेकिन इसके बाद भी गुस्साए टीचरों ने हंगामा जारी रखा और कुछ देर बाद वो वहां शिक्षा मंत्रालय की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस वालों के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि पुलिस की एक टीम ने लापास में शिक्षा मंत्रालय की तरफ जाने वाली सड़क को फौरन बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आगे नहीं जा पाए। ये टीचर करीब 3 हफ्ते से वहां शिक्षा नीति में सुधार और शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टीचरों के मुताबिक बोलिविया में शिक्षा की हालत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। इधर दिल्ली सरकार की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एक टैक्सी मालिक से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया, जिनके खिलाफ 22 मार्च को उस टैक्सी मालिक ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की थी। आरोप है कि परिवहन विभाग के तीनों कर्मचारियों ने गाड़ी छोड़ने के बदले 1000 रुपए मांगे थे। एसीबी का दावा है कि तीनों आरोपियों को टैक्सी मालिक से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया
उधर प्रधानमंत्री के सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों की जमानत भी दे दी। हाल राहुल इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन इस बीच देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुतले जलाए। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। उनके हाथों में राहुल की तस्वीर वाले पोस्टर दिखे जिन पर डरो मत लिखा नजर आया। इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तमिलनाडु के मदुरई में भी प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। गुजरात के सूरत में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित रैली में पीएम के सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राहुल के बयान के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था और सूरत की जिला अदालत ने इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई। इस दौरान राहुल खुद कोर्ट में मौजूद रहे। इस बीच प्रधानमंत्री के सरनेम पर की गई टिप्पणी के इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। राहुल गांधी इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करने वाले हैं, जहां से राहत नहीं मिलने पर उनके चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा सकता है। यही नहीं, सदन में उनकी सदस्यता भी खतरे में है। इस बीच LAC के पास भारत की मिलिट्री और वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद इस इलाके में भारतीय सेना की ये चौथी ड्रिल है, जिसमें थल सेना और वायुसेना की क्विक रिएक्शन फोर्स ने चीन की घुसपैठ को नाकाम करने का अभ्यास किया। दावा है कि इस अभ्यास के जरिए भारतीय सेना LAC की तरफ बढ़ने वाली चीन की सेना को महज 96 घंटों में ढेर कर सकती है और इसके लिए बाकायदा जवानों ने 96 घंटों तक बिना रुके अभ्यास भी किया। LAC के करीब हुई इस ड्रिल में वायुसेना का लड़ाकू विमान रफाल और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। वहीं थल सेना के कई घातक टैंक और मिसाइलों ने भी अपना जौहर दिखाया, जिनके जरिए घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को पस्त करने की तैयारी को परखा गया। इससे पहले जनवरी और फरवरी में भी सेना ने इसी तरह की ड्रिल की थी, जिनका मकसद पूर्वोत्तर के इलाकों में चीन को मुंहतोड़ जवाब देना था। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि इस पर बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नेटो ने परमाणु बम गिराने वाले B-52 बॉम्बर को यूरोप के ऊपर उड़ाकर पुतिन को ताकत दिखाई। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 के साथ स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर के साथ 6 लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आए। हालांकि इन सभी खतरनाक लड़ाकू विमानों ने एक साथ किस जगह उड़ान भरी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन खबर के मुताबिक अमेरिका का बॉम्बर और स्पेन, रोमानिया और इटली के लड़ाकू विमान यूरोप के ऊपर ही उड़े और जंग के बीच उन्होंने एक बार फिर पुतिन को यह बता दिया कि नेटो की ताकत से टकराना आसान नहीं है। यानी अगर पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध से पैर पीछे नहीं खींचे तो उन्हें लंबे वक्त तक जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि नेटो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो वो रूस के परमाणु हमले का भी जवाब देने के लिए तैयार है। और इसके लिए उसने दूसरी बार अमेरिका के बॉम्बर को उड़ाकर रूस की आंखें दिखाई, क्योंकि 2 रोज पहले ही अमेरिका के 2 बॉम्बर रूस के बेहद करीब पहुंच गए थे और उन्होंने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस ने आरोप लगाया था कि 2 अमेरिकी बॉम्बर रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद रूस ने भी अपने घातक सुखोई विमान को दोनों अमेरिकी बॉम्बर की तरफ भेज दिया। खबर के मुताबिक रूस अपने अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की आशंका से डर गया था, क्योंकि अमेरिकी बॉम्बर बाल्टिक सागर में बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के करीब उड़ान भर रहे थे और वहां से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से रूस के हाथ पैर फूल गए और उसने सुखोई विमान भेज दिया। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉम्बर वहां से चले गए, लेकिन इस घटना ने रूस के गुस्से की आग को और भड़का दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर धमकी दी कि परमाणु हमले वाली कयामत का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके लिए उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के देशों को जिम्मेदार ठहराया। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखा तो परमाणु हमले वाली कयामत आ जाएगी। इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि परमाणु जंग का खतरा वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों की हंसी उड़ाते हुए दावा किया कि वो भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि रूस उनके साथ क्या कर सकता है। इस बीच यूके ने इस साल के आखिर तक यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर ली। अभी जेलेंस्की के जवानों को यूके में 4 जगहों पर जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना में भर्ती हुए नए सैनिकों को यूके लाया जाता है और फिर उन्हें लड़ाई के गुर सिखाए जाते हैं।
यूके की सेना के मुताबिक वो अब तक यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिकों को जंग के लिए तैयार कर चुकी है और अब उनका लक्ष्य है कि साल के अंत तक यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया जाए। यूके की सेना के मुताबिक इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले ज्यादातर यूक्रेन के वो लोग हैं जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंग में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में यूके की सेना उन्हें दुश्मन के हमले से बचने के साथ साथ उस पर वार करने की भी ट्रेनिंग देती है, जिसमें उन्हें कई घातक हथियारों को चलाना भी सिखाया जाता है ताकि वो यूक्रेन लौटकर रूस से अपने देश की रक्षा कर सकें। उधर यूरोप के देश नॉर्वे से 8 लेपर्ड 2 टैंकों की खेप यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची, जिसका वीडियो नॉर्वे की सेना ने जारी किया, जिसमें पहले तो इन खतरनाक टैंकों को बड़े बड़े ट्रकों पर लादकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, फिर इन्हें गोला बारूद के साथ एक बड़े कार्गो हवाई जहाज पर चढ़ाया गया। थोड़ी ही देर बाद 8 लेपर्ड 2 टैंक और गोला बारूद लेकर कार्गो विमान ने कीव के लिए उड़ान भरी। कीव पहुंचने के बाद एक एक करके इन टैंकों को एयरपोर्ट पर उतारा गया। जर्मनी में बने ये टैंक किसी भी युद्ध में बाजी पलट देने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से ज़ेलेंस्की लगातार नेटो देशों से हथियार और गोला बारूद के साथ लेपर्ड 2 टैंक की मांग कर रहे थे। और अब एक साथ 8 लेपर्ड 2 टैंक मिलने के बाद ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। नॉर्वे के अलावा जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल सहित कई दूसरे नेटो देशों ने यूक्रेन को 48 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया है। इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने नक्सलियों की बिछाई गई एक माइन को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वो पुलिस वालों को अपना निशाना बनाना चाहते थे। नक्सलियों ने वहां 2 कुकर बम भी छिपा कर रखे थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। उधर सऊदी अरब से बिना ब्याज के कर्ज नहीं मिलने से बौखलाया पाकिस्तान वहां से अपने राजदूत को वापस बुलाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत अमीर खुर्रम राठौर को जल्द वापस बुलाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कदम सऊदी अरब से नाराजगी की वजह से उठा रहा है, क्योंकि उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी से बौखलाया पाकिस्तान वहां से अपने राजदूत अमीर खुर्रम राठौर को वापस बुलाने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक और वजह भी बताई जा रही है। खबर के मुताबिक अमीर खुर्रम राठौर की तैनाती इमरान खान ने पीएम रहने के दौरान की थी और उन्हें इमरान का करीबी बताया जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो इमरान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच रिश्ते सामान्य करने में भी जुटे हैं और इसी वजह से शहबाज शरीफ उन्हें सऊदी अरब से वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भारत की बॉक्सर निखत जरीन महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। इसी के साथ उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वेलेंसिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। निखत जरीन ने साल 2022 में भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इस बीच कानपुर में करौली बाबा के नाम से मशहूर संतोष भदौरिया ने दावा किया कि अगर वो चाहें तो यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। नोएडा के एक डॉक्टर से मारपीट के आरोपों से चर्चा में आए संतोष भदौरिया ने इस दावे के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी, जिनमें पहली शर्त यह रखी गई कि युद्ध को रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों देशों में किसी एक देश के राष्ट्रपति को उनके आश्रम में आना होगा। अभी तक इंतजार क्यों है? अभी तक क्यों नहीं रुका? 1.5 साल लगभग होते आ रहे हैं। हमसे क्या लेना देना, हमें पुतिन आ जाए। साथ ही करौली बाबा और संतोष भदौरिया ने ताल ठोककर दावा किया कि उनके लिए यूक्रेन युद्ध रुकवाना बाएं हाथ का खेल है और ये वैदिक परंपरा से संभव है, हम रोज करते हैं। करौली बाबा अपने आश्रम में लोगों की बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। साथ ही उनके कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिनमें वो लोगों की लंबाई बढ़ाने के दावे करते भी दिख रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में बदमाशों से मुठभेड़ में अगवा किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। एक रोज पहले बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था और इसके घर वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। हमारे बेटे को मैंने उठा लिया और मुझे 20 लाख की फिरौती चाहिए। पुलिस ने अपहरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। वहां सैकड़ों छात्र सरकार की बनाई रोजगार नीति के विरोध में विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना पुलिस से हो गया। विधानसभा भवन की तरफ बढ़ते हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने उनसे अपील की और जब वो लौटने के बजाय पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। मतलब ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसकी तैयारी उसने 2018 में उसी वक्त शुरू कर दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। दावा है कि डील टूटने के बाद ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया।
हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा रहा। इसी वजह से अब इजरायल ये धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर हमला बोलकर उसके परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर देगा। इधर दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, जिससे अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो शहर की धरती कांप गई। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी, और इन नावों को भी ड्रोन की तरह ही दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। यानी बारूद से भरी ये नावें पानी में चलने वाले ड्रोन ही थे, जिनकी मदद से सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को बर्बाद करने का प्लान था। लेकिन रूस ने आसमानी ड्रोन की तरह बारूद से भरी नावों को भी हमला करके तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दावा है कि इस बार यूक्रेन ने आसमान में उड़ने वाले 9 ड्रोन और पानी पर चलने वाले नाव जैसे 7 ड्रोन भेजे, जिन्हें क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाना था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है, और इसी नेवल बेस पर पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी, और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह रूस के इस नेवल बेस को तबाह करना चाहता है, जिससे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ सकती है, और उनकी जंग के बहाने ईरान और इजरायल भी एक दूसरे से दुश्मनी निकाल सकते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आर्मेनिया की सेना की गाड़ियां अजरबैजान के बॉर्डर के पास जाती दिख रही हैं। कुछ वक्त पहले ही अजरबैजान की सेना की सैकड़ों गाड़ियों को भी आर्मेनिया के बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा गया था। माना जा रहा है कि अजरबैजान से निपटने के लिए ही आर्मेनिया ने अपनी सीमा की किलेबंदी शुरू कर दी है। ऊपर से जब से यह महीना शुरू हुआ है, दोनों तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा विशेषज्ञ तक डरे हुए हैं, जरा सी चिंगारी एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध की आग भड़का सकती है। और पूरी दुनिया आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वैसी ही लड़ाई देख सकती है जैसी 2020 में देखी थी। 6 हफ्ते तक चली उस जंग में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर रूस ने शांति समझौता करवाकर जैसे तैसे उस युद्ध को रुकवा दिया था। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के मन में एक दूसरे के लिए नफरत इतनी है कि जमीन पर शांति कभी आई ही नहीं। पिछले साल सितंबर में दोनों फिर भिड़ गए और फिर करीब 300 लोग मारे गए। फिर शांति समझौता हुआ, लेकिन बात वही हो गई, ढाक के 3 पात। इसी वजह से पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हैं। डर यह है कि अब की बार अगर आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आए तो दुश्मनी की आग में शायद न कोई हद देखेंगे और न किसी का लिहाज करेंगे। और हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से उनका वजूद ही मिट जाए, क्योंकि एक बार को आर्मेनिया और अजरबैजान तो फिर भी अपने कदम पीछे खींच लेंगे, लेकिन उनके पीछे ईरान और इजराइल जैसे 2 ऐसे कट्टर दुश्मन खड़े हैं जो एक दूसरे का खून पीने के लिए बेताब हैं। और आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में कूदकर ईरान और इजराइल एक दूसरे से हिसाब बराबर कर सकते हैं। इस जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का पड़ोसी ईरान आर्मेनिया की सीमा की रक्षा की कसम खाए बैठा है। वहीं कई किलोमीटर दूर बैठा ईरान का दुश्मन इजराइल अजरबैजान के साथ है। यहाँ तक कि तुर्की भी अजरबैजान का दोस्त है। इजराइल और तुर्की दोनों ही देश अजरबैजान को हथियार देते हैं और इजराइल के हथियारों का दम तो पूरी दुनिया मानती है। वहीं तुर्की भी एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। लेकिन आर्मेनिया के साथ खड़ा ईरान भी कुछ कम नहीं है। आरोप लगता है कि वो परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा है।
और इजराइल के पास पहले ही परमाणु हथियार हैं। ऐसे में आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग कोई मामूली जंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। बताया गया कि अजरबैजान ने तो अपनी सेना के ट्रकों, टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को आर्मेनिया के बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया है। उसी के जवाब में एक वीडियो में आर्मेनिया की सेना की गाड़ियां भी बॉर्डर के पास जाती नजर आईं। अजरबैजान के एक्शन पर आर्मेनिया का दोस्त ईरान भी आग बबूला है। उसके यहाँ तो लोग सोशल मीडिया पर अजरबैजान को धमकी देते वीडियो शेयर कर रहे हैं। इनमें एक वीडियो में पहले एक बाज नजर आया और फिर कई ड्रोन उड़ते दिखे। आर्मेनिया और अजरबैजान में नगोर्नो कराबाख इलाके के लिए 1990 के दशक से विवाद है और नगोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं। यही सारे फसाद की जड़ है। लेकिन इस बार आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के इस विवाद में एक नए नाम की एंट्री हुई है, ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर। ज़ेंगिज़ुर दक्षिणी आर्मेनिया में है, लेकिन पिछली सदी तक वो अजरबैजान का हिस्सा हुआ करता था। ज़ेंगिज़ुर दोनों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ है। ज़ेंगिज़ुर के पूर्व में अजरबैजान का मुख्य हिस्सा है और ज़ेंगिज़ुर के पश्चिम में अजरबैजान का नक्शवान। बात यह है कि अजरबैजान अपनी राजधानी बाकू से सड़कों और ट्रेनों से ज़ेंगिज़ुर को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो आगे तुर्की के पूर्व में कार्स प्रांत तक जाएगा। ज़ेंगिज़ुर के पास ही ईरान का बॉर्डर भी लगता है, यानी ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर से अजरबैजान की ईरान, आर्मेनिया और नक्शवान तक पहुंच हो जाएगी। इसलिए आर्मेनिया और ईरान को परेशानी यह है कि ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर के जरिए अजरबैजान कल को जंग छिड़ने पर उन दोनों पर टूट सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज कर दी। खबर के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर यह धमकी दी कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए अगर एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमला बोल देगा। और दावा है कि इजरायल ने हमले की अपनी तैयारी के बारे में अमेरिका और यूरोप के देशों को भी बता दिया। साथ ही उसने यह भी बता दिया कि वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत देखा गया है, जिसके बाद चीन आग बबूला हो गया। उसने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। चीन ने दावा किया कि उसने अमेरिकी युद्धपोत को उसके पैरासिल द्वीप के पास घूमते देखा। उसके युद्धपोत में कई मिसाइलें तैनात थीं। चीन ने जानकारी दी कि साउथ चाइना सी में अमेरिका का यूएसएस मिलियस घुसा था और वहां आने से पहले अमेरिका ने चीन को नहीं बताया था, जबकि अमेरिका ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया। लेकिन साउथ चाइना सी को अपना बताने वाला चीन इस बात पर तमतमा गया। चीन ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत बिना इजाजत के साउथ चाइना सी में घुस गया। चीन ने दावा किया कि वो युद्धपोत कई तरह की मिसाइलों से लैस था और अमेरिका ने उसे चीन को उकसाने के लिए भेजा और वो बिना चीन की इजाजत के उसके समुद्री हिस्से में घुस गया। चीन की सेना ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत साउथ चाइना सी में पैरासिल द्वीप के आसपास मंडराता दिखा। पैरासिल द्वीप को चीन अपने हाइनान प्रांत का हिस्सा बताता है। हाइनान प्रांत चीन के दक्षिण में है, जिसमें पैरासिल के अलावा एक और द्वीप भी है, जिन पर चीन अपना हक जमाता है। हालांकि वियतनाम और ताइवान भी इन द्वीपों पर अपना अधिकार जताते हैं, लेकिन चीन ने कभी उनकी बात नहीं मानी और पूरे साउथ चाइना सी को चीन का समुद्री इलाका बताता रहा। वैसे साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है, जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे। और प्रशांत महासागर का यह हिस्सा ईस्ट चाइना सी से ताइवान स्ट्रेट के जरिए और फिलीपीन सागर से लुजॉन स्ट्रेट से जुड़ा हुआ। मतलब साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। इसी के हिस्से को चीन अपना इलाका बताता है, जहां उसने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मिलियस के चोरी छिपे घुसने का दावा किया और आरोप लगाया कि अमेरिकी जंगी जहाज कई तरह की मिसाइलें लेकर आया था। क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मिलियस को जाना ही इसलिए जाता है। इस युद्धपोत में ऐसी मिसाइलें तैनात रहती हैं जो पनडुब्बियों का काल बन सकती हैं। इसके अलावा यूएसएस मिलियस पर टोमाहॉक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी इन मिसाइलों को दागने के बाद ये अपना निशाना खुद ही ढूंढ लेती हैं और उनका अंत कर देती हैं। यही वजह रही कि यूएसएस मिलियस के साउथ चाइना सी में घुसते ही चीन के कान खड़े हो गए और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि वो चीन को उकसाना चाहता है। चीन की सेना ने बयान जारी किया कि वो अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए अलर्ट है। इस बीच अमेरिका ने चीन के आरोप का जवाब दिया और अमेरिकी नौसेना ने साफ कर दिया कि उसके युद्धपोत ने घुसपैठ की कोशिश नहीं की और यूएसएस मिलियस का साउथ चाइना सी में जाना एक रूटीन एक्सरसाइज थी, क्योंकि वो समंदर के हर उस हिस्से में जा सकता है जहां जाने की इजाजत उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून से मिलती है। मतलब साउथ चाइना सी समंदर में जंग का नया अखाड़ा बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चीन पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन इसे अपना समंदर बोलता है और अमेरिका पूरी दुनिया का। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की तीनों सेनाओं के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके।
क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए आए दिन उसकी एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान अपनी सेना को ऐसी मजबूती देना चाहता है जिससे दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएं। इसीलिए ताइवान की तीनों सेनाओं के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। सबसे पहले नौसेना के जवानों ने दम दिखाया, उसके बाद वायुसेना के जवानों ने अपनी ताकत परखी। उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरी और दुश्मन का नामो निशान मिटाने का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, ताइवान की सेना के जवानों ने दुश्मन को घेर कर उसे ढेर करने की भी ट्रेनिंग ली। इधर झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। वहां सैकड़ों छात्र सरकार की बनाई रोजगार नीति के विरोध में विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना पुलिस से हो गया। विधानसभा भवन की तरफ बढ़ते हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने उनसे अपील की, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। और जब वो लौटने के बजाय पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रांची के कलेक्टर ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को धरना देने के लिए एक मैदान मुहैया कराया गया था, लेकिन वो विधानसभा की तरफ चल पड़े, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली थी। उग्रता का स्वरूप धारण कर रहा था, इसलिए थोड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार के आदेश पर उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिससे कई लोगों को गंभीर चोट आई। इस बीच बिहार के सीवान जिले में ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि विस्फोटक 3 झोलों में रखा गया था और जब ट्रेन सीवान जंक्शन पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान विस्फोटक मिला, जिसकी सूचना तुरंत रेलवे के एडीजी को दी गई। उनके निर्देश पर पटना से बम निरोधक दस्ता सीवान जंक्शन पर बुलाया गया, जो उस विस्फोटक पदार्थ को जांच के लिए अपने साथ ले गया। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल सिंह धर्म की आड़ में अय्याशी और अपराध का साम्राज्य बनाने में जुटा था, क्योंकि अब उसके कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं और उसके चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। और अमृतसर के अजनाला थाने में की गई हिंसा के बाद से ही उसके मंसूबे पता चल गए थे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुद को सिख धर्म का पैरोकार बताने वाला अमृतपाल सिंह एक शातिर अपराधी है। उसने न केवल विदेश में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची, बल्कि वो ड्रग्स के कारोबार के साथ भी जुड़ा हुआ था। यही नहीं, उसकी अय्याशी की खबरें भी सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ समय पहले तक दुबई में रहने वाले अमृतपाल ने 2007 से 2020 के बीच यानी 13 साल में थाईलैंड के 18 चक्कर लगाए थे, लेकिन वो थाईलैंड में कहां रहा इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए उसने वहां अपनी जड़ें जमानी शुरू की। अमृतपाल का नाम तब सामने आया जब पिछले महीने उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोला था, जहां उसने सिख समुदाय के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर वहां जमकर हिंसा की थी। इसी घटना के बाद से पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि वो AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी सेना बनाने में जुटा था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसने पंजाब के कई जिलों में कई नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे थे, जहां वो अपने अवैध हथियारों को छिपा कर रखता था। आरोप यह भी है कि नशा मुक्ति केंद्र में वो नौजवानों को भड़काने और उन्हें उकसाने के काम में भी जुटा था। और पुलिस की जांच में विदेश में बैठे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कई अपराधियों से भी अमृतपाल सिंह के रिश्तों का पता चला। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत आने से पहले उसने जॉर्जिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और उसका मकसद पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पंजाब का माहौल खराब करने के लिए अमृतपाल सिंह को प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से भी मदद मिल रही थी। जांच में यह भी पता चला कि वो अपने संगठन वारिस पंजाब दे में किसी की नहीं सुनता था। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो उसे मार पीट कर अपने संगठन से बाहर कर देता था। मतलब खुद को सिख धर्म का रहनुमा बताने वाला अमृतपाल सिंह न सिर्फ अय्याश है, बल्कि वो शातिर अपराधी भी है, जिसकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। इस बीच CNN न्यूज 18 को भगोड़े अमृतपाल सिंह के साथ ही हरजीत सिंह का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है, जिसमें वो पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के साथी अब पुलिस से भागते भागते थक चुके हैं और इसी वजह से वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसी बीच CNN न्यूज 18 को अमृतपाल सिंह के साथी हरजीत सिंह का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला, जिसमें उसने पप्पलप्रीत सिंह नाम के एक दूसरे आदमी से बातचीत के दौरान पुलिस के सामने सरेंडर की बात कही। मैं ते ना अज रात नूं जां सवेरे गिरफ्तारी दे देनी आ, ते मैं लगा थली नूं फोन करन, ते मैं IG साहब जिहड़े भार्गव जी ने उन्हां दी गल कर लगा। आरोप है कि पप्पलप्रीत ने अमृतपाल को फरार होने में मदद की थी। बातचीत के दौरान हरजीत सिंह ने यह भी कहा कि अमृतपाल पुलिस से नहीं बच सकता और इसीलिए उसे भी सरेंडर कर देना चाहिए। मेरी तो तुहानूं ये बेनती आ कि भाई साहब तेरे नाल ही होने, पहले उन्होंने भी सुनी लेनी तेरी गल। इस ऑडियो के सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के आगे घुटने टेक देगा।
वहीं न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह के हरियाणा में छिपे होने की खबर मिलते ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को पंजाब से फरार होने के बाद अमृतपाल सिंह हरियाणा पहुंचा था, जहां वो कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद इलाके में मौजूद एक मकान में 2 दिनों तक छिपा रहा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह पुलिस से बचने के लिए 19 और 20 मार्च को इस मकान में रहा था। हालांकि बाद में वो वहां से भी फरार हो गया। अमृतपाल के इस मकान में छिपे होने की जानकारी मिलते ही हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई और मकान में रहने वाली एक महिला को हिरासत में ले लिया। बाद में हरियाणा पुलिस ने उस महिला को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे अब पूछताछ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि पंजाब से भागने के बाद वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका यह भी है कि यमुनानगर होते हुए अमृतपाल उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन पंजाब से फरार होने के लिए अमृतपाल ने कई कारें बदली। पंजाब पुलिस के मुताबिक 18 मार्च को जलंधर के शाहकोट इलाके में मौजूद टोल प्लाजा पर अमृतपाल की मर्सिडीज दिखी थी। इसके बाद वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद न्यू कैसल इलाके में उसकी दूसरी कार बरामद हुई। वहां से 4 किलोमीटर दूर सलेमा में वो किसी और कार में दिखाई दिया। बाद में 7 किलोमीटर दूर उडोवाल से उसकी मर्सिडीज कार बरामद की गई। वहां से 12 किलोमीटर दूर नंगल अंबिया इलाके में वो बाइक पर नजर आया, जिसे 17 किलोमीटर दूर दारापुर से बरामद कर लिया गया। हालांकि अमृतपाल को दबोचने के लिए पंजाब पुलिस कई राज्यों में छापे मार रही है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां विदेश में छिपे भगोड़े अमृतपाल सिंह के साथियों की लिस्ट तैयार कर रही है, ताकि पंजाब से लेकर विदेश में बैठे उसके साथियों पर नकेल कसी जा सके। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश में बैठे ऐसे करीब 150 लोगों की पहचान की है जो लगातार अमृतपाल के संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन लोगों में ज्यादातर वो लोग थे जो अमृतपाल सिंह की खालसा वहीर यात्रा में शामिल हुए थे। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अमृतपाल के समर्थन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर खालिस्तानी आतंकी विदेश में भारतीय संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक विदेश में अमृतपाल के समर्थकों की ISI हर तरीके से मदद कर रही है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां विदेश में बैठे अमृतपाल के समर्थकों की पहचान करने में जुटी हैं। उधर मुंबई में एक AC लोकल ट्रेन दरवाजे बंद किए बगैर ही चल पड़ी। ये घटना वहां विरार से चर्चगेट स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन में हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन में भीड़ होने के बावजूद मीरा रोड स्टेशन पर उसमें कई लोग चढ़ गए। ट्रेन में ज्यादा यात्रियों के चढ़ने की वजह से दरवाजे बंद नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन चल पड़ी और काफी देर तक खुले दरवाजे के साथ ही चलती रही। जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां AC लोकल ट्रेनों को दरवाजे बंद होने के बाद ही चलाए जाने का निर्देश है। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ये पहली बार है जब IMF की तरफ से युद्ध में शामिल किसी देश को कर्ज दिया जाएगा। जबकि IMF से मदद के लिए पाकिस्तान उसके आगे कई महीनों से गिड़गिड़ा रहा है। उसकी हर शर्त को पूरा करने में जुटा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से कर्ज मिलने के बाद उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास ना तो खाना है और ना ही लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे। ऊपर से IMF पाकिस्तान को कर्ज के लिए तरसा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को झटका देते हुए IMF ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को $15.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज देने का ऐलान कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IMF का मकसद रूसी हमले के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही ज़ेलेंस्की सरकार के खजाने को बढ़ाना है। साथ ही सहयोगियों को यह भरोसा देना है कि यूक्रेन मजबूत आर्थिक नीतियों का पालन कर रहा है, ताकि पश्चिमी देशों के साथ साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी यूक्रेन को मदद मिल सके, क्योंकि पिछले 13 महीनों से जारी इस जंग में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। विनाशकारी हथियारों और मिसाइलों की मार से यूक्रेन में करोड़ों डॉलर की संपत्ति तबाह हो चुकी है। नुकसान इतना ज्यादा है कि यूक्रेन को इससे उबरने में सालों लग जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में अगले 10 साल में $411 अरब यानी भारतीय रुपयों में 33 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए IMF ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और उम्मीद है कि उसे कई दूसरे देशों से भी जल्द मदद मिलेगी। इधर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि इस मामले में 8 विपक्षी पार्टियां कोर्ट जाने की तैयारी में, लेकिन इन पार्टियों में कांग्रेस का नाम शामिल नहीं है। जबकि TMC, आम आदमी पार्टी, RJD, JDU, BRS और DMK समेत 8 पार्टियां एक साथ खड़ी दिखी और ये पार्टियां सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस इस लिस्ट से बाहर है। TMC से जैसे ही इस बारे में सवाल पूछा गया, उसके नेता उखड़ गए। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं शामिल होता वो तो कांग्रेस बता सकता है। वहीं विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस के नेताओं ने गोलमोल जवाब दिया। कोर्ट से ही कोई अगर फैसला उम्मीद करता है
तो फिर करे। इस मामले में विपक्ष ने पीएम को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं थी, जबकि सभी इस मामले में बीजेपी को घेरना चाहते हैं, लेकिन उनके अलग अलग राग अलापने से बीजेपी नहीं बल्कि विपक्ष ही कमजोर पड़ेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी के एक आरोपी को हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बीते 15 साल से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक प्रदीप शर्मा नाम का ये जालसाज हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। उस पर फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेकर गायब होने का आरोप है। दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दिल्ली और हरियाणा में लगातार अपने ठिकाने भी बदले। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार और गुर्गों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि किसानों से 300 बीघा जमीन खरीदकर अवैध तरीके से अहमद सिटी नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। इसी वजह से 6 बुलडोजरों के जरिए पहले तो इस इलाके में हुए निर्माण को तोड़ा गया, इसके बाद यहां बनाई गई सड़क को भी उखाड़ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक करीब 300 बीघा जमीन पर अहमद सिटी नाम से रिहायशी कॉलोनी तैयार करने का प्लान बनाया गया और फिर ज्यादातर प्लॉट बेच दिए गए। ये पूरा काम अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई की देखरेख में उसके कई गुर्गों ने मिलकर किया, जिसमें उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। इससे पहले भी उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के कई करीबियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। इस बीच पुतिन के आलोचक रूसी पॉप स्टार दीमा नोवा की एक हादसे में मौत हो गई। वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही गाने गाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दीमा नोवा रूस के यरोस्लावल प्रांत में बर्फ से जमी एक नदी को पार कर रहे थे, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। रूस के पॉप स्टार दीमा नोवा राष्ट्रपति पुतिन के कड़े आलोचकों में एक थे। उन्होंने अपने गाने से यूक्रेन पर हमला करने के लिए पुतिन पर निशाना साधा था। उनके गाने रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी खूब बजाए गए। इतना ही नहीं, दीमा नोवा ने पुतिन के महंगे बंगले की भी आलोचना की थी, लेकिन अब 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक पुरानी इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर कानपुर के संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। नोएडा के एक डॉक्टर ने पिटाई के मामले में बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें करौली बाबा पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने डॉक्टर के आरोपों को साजिश बता दिया। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ये एजेंट हैं, नंबर 1 के एजेंट। हालांकि इस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा गया कि करौली बाबा के आश्रम में आरोप लगाने वाले डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसकी जानकारी खुद पीड़ित डॉक्टर ने दी और बताया कि ये वीडियो पिछले महीने की 22 तारीख का है। करौली बाबा ने उस घटना के 1 महीने बाद शिकायत दर्ज कराने पर भी सवाल उठाए और इस मामले में दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवाने के आरोप लगाए। एक्स डीजीपी हैं, सपा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने थाने में आकर के बैठ करके और उस एफआईआर को लिखवाया। वहीं इस मामले में पीड़ित नोएडा के सिद्धार्थ चौधरी नाम के डॉक्टर ने दावा किया कि बाबा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्रिमिनल है, इसके ऊपर छेड़खानी के भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने करौली बाबा को ढोंगी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। कैसे कैसे हम बचे हैं, हादसों को क्या पता। सौबात की एक बात कही तुषार ने, आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं वो, उनके चेहरे पर हैं चेहरे, आईनों को क्या पता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।